गुड। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, सॉल्व करते करते ध्यान ही नहीं रहा, 11 बज गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉड्यूल सॉल्व किया वेव्स का, जितना बोला था मैंने। हो रहा है सॉल्व, कोई दिक्कत आ रही है? अभी तक तो इजी लग रहा होगा, बेसिक बेसिक था सारा। चलिए, आगे भी इजी लगेगा। क्या डाउट है? फ्रीक्वेंसी अलग था? फ्रीक्वेंसी अलग था मतलब? पेज नंबर बोल। पेज नंबर 12। तो कुछ नहीं, ऐड कर दो बस, और करना क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही तो लगाना है। क्या फर्क पड़ता है? मतलब फ्रीक्वेंसी अलग से क्या लेना? यू सिंपली ऐड, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर वाई एंड प्लग इन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड टी, जो भी पूछिए उसमें। अपने को सोचना ज्यादा कुछ, वेव फॉर्म थोड़ा बना के दिखानी है। चलिए जी, आगे पब्लिक जल्दी से, बहुत बढ़िया है, स्टार्ट करते हैं। सर, और वो फर्स्ट क्वेश्चन का वैसा कैसे होगा, एक बार बता सकते हो? फर्स्ट क्वेश्चन में? कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन? BB2 का। सुपर पोजिशन करनी है तो दोनों डिस्प्लेसमेंट्स ऐड कर दो। अच्छा, इसमें रिफ्लेक्शन हो रही है क्या? हाँ, अभी रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं फ्री एंड से, फिर कर लेना इसको, ठीक है? ओके। आर्यन जवेरी पूछ रहा है रिलेशन फॉर एनर्जी इन सुपरपोजिशन। तो ऐसा कुछ खास नहीं है यार, दोनों वेव्स को ऐड कर लो, जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनेगी उसकी एनर्जी लिख लो। अभी स्टैंडिंग वेव्स की बात करेंगे, जब सुपरपोजिशन होगी तो उसमें एनर्जी के बारे में बात करेंगे अच्छे से। ठीक है जी, स्क्रीन विजिबल है ना? शेयर की हुई है मैंने। ठीक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और सुपरपोजिशन की वजह से बनने वाली स्टेशनरी वेव्स के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। आपको जितना कंटेंट मैंने पढ़ने के लिए दिया था,
उसमें इसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स भी दिए हुए हैं, तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आपने ऐसा लाइट में, ऑप्टिक्स में कई बार पढ़ा है कि अगर ये आपके पास कोई बाउंड्री है और इस बाउंड्री के ऊपर एक मीडियम है जिसमें हमारी लाइट v1 स्पीड से चल सकती है, और नीचे दूसरा मीडियम है जिसमें हमारी लाइट v2 स्पीड से चल सकती है, तो जब भी लाइट किसी ऐसी बाउंड्री को एनकाउंटर करती है जो दो टू डिफरेंट मीडियम को सेपरेट करती है, तो पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक and part of light is refracted या transmitted to the other side। ठीक है, तो जब भी लाइट या वेव किसी बाउंड्री को इनकाउंटर करेगी तो उस बाउंड्री से उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अब वेव के लिए मीडियम को करेक्टराइज कैसे करें, तो ध्यान से याद करें, हमने वेव की वेलोसिटी जब कैलकुलेट की थी, वेलोसिटी ऑफ अ वेव, जैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर वेव्स की वेलोसिटी निकाली थी तो वो √T/μ आई थी। तो जो वेव्स की वेलोसिटी होती है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम इन विच इट ट्रेवल्स। तो मीडियम डिसाइड करता है, मीडियम की प्रॉपर्टीज डिसाइड करती हैं कि उस मीडियम में वेव कितनी वेलोसिटी से चलेगी। इनफैक्ट वेव को मीडियम का पता ही वेलोसिटी से चलता है, अगर वेलोसिटी बदल गई तो मतलब वेव के लिए मीडियम बदल गया, सीधी सी बात है। इफ देर इज अ चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स देर इज अ चेंज इन मीडियम। तो अगर स्पेस में एक पॉइंट पर वेलोसिटी वेव की डिफरेंट है और स्पेस में किसी दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी डिफरेंट है, इसका मतलब वहां पर मीडियम का चेंज हो रहा है। ठीक, ठीक है, तो जब भी एक मीडियम का चेंज होगा तो अपने को रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन देखने को मिलेगी। तो हम लाइट की टर्म्स में बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रिंग्स के केस में बात करेंगे। तो अगर कोई स्ट्रिंग है हमारे पास और सपोज एक कॉम्पोजिट स्ट्रिंग है, कॉम्पोजिट स्ट्रिंग का मतलब है कि वो दो डिफरेंट नेचर की स्ट्रिंग से बनी हुई है, उनके मास पर यूनिट लेंथ डिफरेंट है। तो सपोज एक ये स्ट्रिंग है और इसको मैं ब्लैक कलर से बना दे रहा हूँ, और एक दूसरी स्ट्रिंग है, इसको मैं ब्लू कलर से बना दे रहा हूँ। तो ये जो दो स्ट्रिंग है ये दो डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई हो सकती है या फिर इनकी थिकनेस डिफरेंट हो सकती है। तो इनकी थिकनेस डिफरेंट हो सकती है मतलब इनके मास पर यूनिट लेंथ डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ μ1 है और इस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ μ2 है। टेंशन तो दोनों में सेम ही होगी। तो T/μ1 स्क्वायर रूट, ये पहले स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी होगी और दूसरे स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ T/μ2 होगी। तो डिफरेंट वेलोसिटी से वेव इसमें चल सकती है। तो जब भी एक वेव इसमें ट्रेवल करती हुई आएगी, एक पल्स या वेव, तो जब वो इस बाउंड्री पे पहुंचेगी तो part of the energy will be reflected back and part of the energy will be transmitted to the other side। तो थोड़ी देर के बाद अपने को पिक्चर ऐसी देखने को मिलेगी कि एक वेव वापस जा रही है और एक वेव आगे जा रही है। तो ये हमारी एनर्जी डिवाइड हो गई दो पार्ट्स में, पार्शियल रिफ्लेक्शन हो गई और पार्शियल ट्रांसमिशन हो गई। तो ये हमारी ट्रांसमिटेड वेव, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव और ये हमारी थी इंसिडेंट वेव। तो वी विल टॉक अबाउट कि क्या कंडीशंस होंगी और कैसे हमारी वेव वापस आएगी और कितना एम्पलीट्यूड हमारा रिफ्लेक्टेड वेव का और ट्रांसमिटेड वेव का होगा अगर अपने को इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड मालूम है। नोट किया यहाँ तक जो लिखा है? ये भी
तो समझे ध्यान से जरा, जब ये पल्स इंसिडेंट होगी तो ये जो मेरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को मैं x इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ। ये जो बाउंड्री है इसको मैं x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट मान लेता हूँ। तो जब मेरी इंसिडेंट पल्स इस बाउंड्री पर पहुंचेगी तो वो x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को एक खास डिस्प्लेसमेंट से अप एंड डाउन ऑसिलेट करवाएगी। ठीक है, मैं हार्मोनिक वेव्स लेकर चलूंगा, a sin ओमेगा t माइनस के x वाली, उसके बारे में बात करूंगा मैं। तो यहाँ पे एक पल्स आएगी मेरी, एक वेव ट्रेन आएगी पूरी की पूरी, और जब वो वेव ट्रेन x इज इक्वल टू 0 को क्रॉस करेगी तो वो x इज इक्वल टू 0 को एक खास डिस्प्लेसमेंट से अप एंड डाउन ऑसिलेट करवाएगी। अगर यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन नहीं हो रही होती तो अपना जो x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है वो केवल इंसिडेंट वेव के इफेक्ट में ऑसिलेट करता। लेकिन व्हाट हैपेंस इज, जब ये हमारी इंसिडेंट वेव इस बाउंड्री पर पहुंचती है तो पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू द अदर साइड एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 के जस्ट लेफ्ट में देखूं तो मेरे को दो वेव्स दिखाई दे रही होंगी, एक इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव, और उन दोनों की सुपर पोजिशन से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगी वो हमारे x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की होनी चाहिए। और अगर मैं x इज इक्वल टू 0 के जस्ट राइट में देखूं तो वहां पे मेरे को एक वेव दिखाई दे रही होगी जो कि ट्रांसमिटेड वेव होगी, और उसकी वजह से हम एक x इज इक्वल टू 0 वाले की डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। जब x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर करने की बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड वाले पार्ट से x इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखूं, या राइट हैंड वाले पार्ट से x इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखूं, तो सेम आनी चाहिए। एक कंडीशन ये होगी मेरी। दूसरा, अगर मैं एनर्जी के बारे में बात करूं तो जितनी एनर्जी ऑन एन एवरेज इंसिडेंट वेव लेकर आ रही थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। उसका कुछ फ्रैक्शन ट्रांसमिटेड में चला गया और कुछ रिफ्लेक्टेड में चला गया। तो आई विल डू एनर्जी कंजर्वेशन, इंसिडेंट एनर्जी को ट्रांसमिटेड एनर्जी प्लस रिफ्लेक्टेड एनर्जी के बराबर कर दूंगा। ठीक है, तो लेट अस अप्लाई दी बाउंड्री कंडीशन। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो मेरी इंसिडेंट वेव है वो a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस k1x के अकॉर्डिंग आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो जिस समय पे हमारी वेव इस बाउंड्री को क्रॉस करके जा रही थी उस समय किसी इंटरमीडिएट टाइम पे ऐसी पिक्चर थी। तो ये जो लेफ्ट वाली वेव फॉर्म है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड वेव, और ये वाली जो वेव फॉर्म है ये ट्रांसमिटेड वेव। तो इस वेव फॉर्म की इक्वेशन में, इस वेव फॉर्म की इक्वेशन में मैं अगर x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मेरे को ये वाली हाइट मिल जाएगी, और अगर मैं ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन में भी x को 0 पुट करूंगा तो वो भी मेरे को यही हाइट देगा। ये बोल रहा हूं मैं, समझ में आ देते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट x इक्वल टू 0, why can't x is equal to 0 oscillate as a result of superposition of left and right at the same time? नहीं तो रिफ्लेक्टेड वेव राइट साइड में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना यार। As x approaches 0 negative, y will be decided by the superposition of the reflected and the transmitted wave, and as x approaches 0 positive, y will be decided only by the transmitted wave। और अगर ये एक कंटिन्यूस कर्व है जैसा कि होना चाहिए, अगर ये एक कॉन्टिन्यूस कर्व है तो कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन होती है? For any point which is on the left hand side, y will be decided by the displacement produced by the incident wave and the reflected wave. For any point x greater than 0, y will be decided by the waveform of the transmitted wave। ठीक है,
ठीक। अब मैंने ऐसा मान लिया कि इंसिडेंट वेव की इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स है। पहले तो ये सोचते हैं कि अगर कुछ रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कुछ नहीं होती तो x इज इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट इंसिडेंट वेव की वजह से a साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग ऑसिलेट करता। अब आप ऐसे समझो x इज इक्वल टू जीरो से एक वेव राइट साइड की तरफ जा रही है, तो अगर मेरे को ट्रांसमिटेड वेव लिखनी है तो ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन हो जाएगी a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के टू एक्स। वाई के इज डिफरेंट ऑन दी टू साइड्स। ओमेगा सेम रहेगा क्या? जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट की होगी वो तो वही होगी ना बस। जितनी फ्रीक्वेंसी से एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट ऑसिलेट कर रहा होगा वो तो एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होगी ना यार। तो बस उस फ्रीक्वेंसी से अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा होगा और उसकी वजह से एक वेव राइट की तरफ जा रही होगी, एक वेव लेफ्ट की तरफ जा रही होगी। हाँ बिल्कुल, आर्या गेव अ गुड स्टेटमेंट। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन दी सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। जब वेव की रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होती है तो फ्रीक्वेंसी थोड़ा बदलती है। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स दैट क्रॉस थ्रू अ गिवन पॉइंट पर यूनिट टाइम, ये थोड़ा बदल जाएगा। जितनी वेव्स पर सेकंड एक्स इज इक्वल टू जीरो पे पहुंच रही होंगी उतनी तो जा रही होंगी ना आगे। तो फ्रीक्वेंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट वेलोसिटी बदल जाएगी, और वेलोसिटी बदल जाएगी तो वेवलेंथ बदल जाएगी, और वेवलेंथ बदल जाएगी तो के बदल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए K1 लिखा इंसिडेंट वेव के लिए। ये चीज ऐसा करते हैं, या मार्क भी करते हैं अपन ना, ये यहाँ पर चलते हैं। ये जो मैंने, अरे कहाँ चला गया, वेवलेंथ लैम्डा वन और फ्रीक्वेंसी एफ। रिफ्लेक्टेड वेव की वेलोसिटी v2, वेवलेंथ लैम्डा टू, फ्रीक्वेंसी एफ। रिफ्लेक्टेड वेव की वेलोसिटी v1, वेवलेंथ सेम लैम्डा वन, फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, ये नोट कर लो। क्या नोट? चलिए ठीक है, तो लेट अस गेट बैक टू दिस थिंग। तो मैंने इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिखी a साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स। हाँ सिद्धांत, क्या रह गया? इसमें मैं a के साथ I लिख देता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। अब ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड 80, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड 80, और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड AR। और रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे लिखी जाएगी, अगर x इज इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग ऑसिलेट कर रहा है तो AR साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, क्या देखना है सिद्धांत ऊपर? लेट जागता है क्या यार? सबने नोट कर लिया तो भी मेरे को बोल रहा है। हाँ जी, के विल बी केवन, अभी लिखता हूँ। अभी नोट कर लिया सिद्धांत, चलूँ आगे? सर थोड़ा ऊपर लोगे क्या?
आवाज आ रही है मेरी? लैग तो नहीं आ रहा है? चलो शुक्र, आज लैग तो नहीं आ रहा एटलीस्ट। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव और ये ट्रांसमिटेड वेव, ठीक। जो लेफ्ट सेगमेंट होगी उसमें जो वेव फॉर्म होगी वो वाई आई प्लस वाई आर, दैट मीन्स ए इंसिडेंट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के वन एक्स प्लस ए रिफ्लेक्टेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स होगी। आदित्य पूछ रहा है वो दोनों सेम फेज की होंगी क्या? तो आई एम नॉट श्योर कि सेम फेज होगा, ऑपोजिट फेज हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 0 वाला साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग ऑसिलेट कर रहा है तो कहीं पर भी दूसरी जगह पर लिखेंगे तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ही लिखेंगे, अगर x इज इक्वल टू 0 पे साइन ओमेगा टी वाली ऑसिलेशन है। सो दिस इंसिडेंट वेव इज जनरेटिंग ऑसिलेशन अकॉर्डिंग टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये तो पक्की बात है कि x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा होगा। अब रिफ्लेक्टेड वेव ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रख सकती है। तो तूने पहले से पढ़ लिया है इसलिए तेरे दिमाग में ये गुलगुल आ रहा है, अदरवाइज स्ट्राइक नहीं करती ये बात, है ना। तो मैंने तो माना कि भैया वो साइन ओमेगा टी था, अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो किसी दूसरे पॉइंट पे ऑसिलेशंस कैसे लिखूंगा, तो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखूंगा, नेगेटिव डायरेक्शन में वेव जा रही है तो, है ना। और राइट सेगमेंट में अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे वाई ट्रांसमिटेड की वजह से विच इज 80 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस k2 times x. Now at x is equal to 0, yi plus yr must be same as yt. x is equal to 0 वाले क्वांटिटी की डिस्प्लेसमेंट क्या मिला यहां से अपने को? इसको yi प्लस yr को yt के बराबर कर दो और x को 0 पुट कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा ai प्लस ar इक्वल्स at। ठीक है, क्लियर। दूसरा लगा देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। So average power brought up by the incident wave must be equal to the average power taken away by the transmitted wave plus the average power taken away by the reflected wave. पावर का फॉर्मूला याद है कुछ? हाफ म्यू ए आई स्क्वायर्ड ओमेगा स्क्वायर्ड v1, ये इंसिडेंट पावर हुई। ये ठीक लिखा है? is equal to transmitted power half mu at squared omega squared v2 plus the reflected power half mu ar squared omega squared और इसमें आएगा v1। यहाँ पे मुझे μ1 लिखना चाहिए था, यहाँ पे μ2 और यहाँ पे μ1। मास पर यूनिट लेंथ तो दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट है। कोई डाउट यहाँ तक? Now
वेलोसिटी होती है रूट टी बाय म्यू, सो आई कैन राइट म्यू एज टी ओवर वी स्क्वायर्ड। तो मैं म्यू वन को टी ओवर वी वन स्क्वायर और म्यू टू को टी ओवर वी टू स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ जी, क्या डाउट? सर सर जो रिफ्लेक्टेड वेव है और ट्रांसमिटेड वेव है सर, उसमें हमने कोई आर्बिट्ररी फेज का कांस्टेंट क्यों नहीं लगाया? अगर x इज इक्वल टू 0 पे ऑसिलेशंस a साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग हो रही हैं, तो किसी x पे जो ऑसिलेशंस होंगी वो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ही होंगी ना। प्लस फाई क्यों लिखूंगा? उससे फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना यार। क्यों? सर लेकिन जो x इज इक्वल टू 0 पे a साइन ओमेगा टी हो रहा है, वो तो सिर्फ हमारे इंसिडेंट वेव की वजह से हो रहा है ना। हाँ, तो वहीं से ये ऑसिलेशंस होनी शुरू हुई, अब वहां से ट्रांसमिटेड वेव जनरेट होनी शुरू हुई और वहीं से रिफ्लेक्टेड वेव जनरेट होनी शुरू हुई। तो x इक्वल टू 0 पे क्या फेज है वही डिसाइड करेगा ना कि आगे x पे क्या फेज होगा। सर एक बार वापस समझा सकते हो, मुझे समझ नहीं आया। x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल जिस डिस्प्लेस पे क्या फेज ऑफ ऑसिलेशंस मिलेगा आपको, है ना। सर आपकी आवाज कट। चलिए, वॉइस क्रैक कर रही है अब। लैगिंग हो गई गड़बड़ शुरू। मैं तो ये बता रहा हूँ बेटे, x इज इक्वल टू 0 पे फेज ऑफ ऑसिलेशंस डिसाइड करेगा ना कि किसी x पे आगे क्या फेज होगा ऑसिलेशंस का। अगर आप वेव की इक्वेशन a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिखते हैं सपोज, तो x इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी? a sin omega t plus phi, तो दैट मींस phi हैज टू बी 0 बिकॉज x इज इक्वल टू 0 पे तो ऑसिलेशन a sin omega t वाली होने वाली है ना इंसिडेंट वेव्स की वजह से, तो वही होंगी ना ऑसिलेशंस तो। सर लेकिन इसमें अगर हम ये डाल रहे हैं, ये डाला हमने से फाई के साथ, और हम जानते हैं इंसिडेंट वेव का a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ट्रांसमिटेड वेव की इक्वल क्यों नहीं हो सकता? उसका कुछ और फाई आ जाएगा। मैं नहीं समझा क्या बोल रहा है। सर ये जो आपने y is equal to a sin omega t minus kx plus phi लिखा है, सर दिस इज द इक्वेशन फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, राइट? है नहीं, मैं तो ये तो जनरल बात कर रहा था कि अगर आप किसी वेव की ऐसी इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसमें x इज इक्वल टू 0 पे फेज क्या आएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। Now if I know that x is equal to 0 पे जो oscillations हो रही हैं they are governed by a sin omega t, that means किसी भी x पे जो oscillations होंगी वो a sin omega t minus kx या plus kx होंगी depending on की wave किधर जा रही है। नो सर, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। ये कैसे पता चल रहा है कि a sin omega t के अकॉर्डिंग हो रही है x is equal to 0 पे? क्योंकि मैंने इंसिडेंट वेव a sin omega t minus kx मानी है। अगर मैं उसको a sin omega t minus kx plus 5 मानता तो इनसे x इज इक्वल टू 0 पे फाई आता, फिर वो फाई सभी इक्वेशंस में लिखना पड़ता मेरे को, वही वाला फाई। सर वही तो मैं पूछ रहा था, अगर अगर हमने मैं इसको यहाँ पर एक फाई लगा लेता तो वो फाई सब जगह आ जाता, तो मैंने लिया नहीं। वही फाई सब जगह पिक्चर में आ जाता ना। नहीं सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि x is equal to 0 की जो ऑसिलेशन होंगी वो लेफ्ट सेगमेंट पे y इंसिडेंट और y रिफ्लेक्टेड दोनों गवर्न करने वाली है ना। पहले तो इंसिडेंट वेव पहुंची ना वहां पे।
जब वो पहुंची उसने ऑसिलेट करना शुरू किया और फिर वहां से रिफ्लेक्शन होनी शुरू हो गई, तो रिफ्लेक्शन तो ओरिजिनेट हुई है ना वहां से, तो वो किस वजह से ओरिजिनेट हुई है? पॉइंट ए की ऑसिलेट करने की वजह से, अप एंड डाउन। तो पहले x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट ने वाइब्रेट करना शुरू किया और उसकी वजह से जनरेट हुआ ना जो कुछ भी हुआ। तो कॉस तो इंसिडेंट वेव ही है ना, वही वही डिसाइड करेगी ना कि क्या फेजेस आएंगे रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव के। चलिए ठीक है, तो यहां से मैं अब μ1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ T/V1 स्क्वायर इसमें और इसमें। सो आई गेट इज A इंसिडेंट स्क्वायर्ड बाय V1 इज इक्वल टू A ट्रांसमिटेड स्क्वायर बाय V2 प्लस A रिफ्लेक्टेड स्क्वायर बाय V1। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। So we can solve the equation 1 and equation 2 to find the values of AR and AT. तो AT की वैल्यू आती है यहाँ से 2V2 ओवर V1 प्लस V2 टाइम्स AI, और AR की वैल्यू आती है V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 टाइम्स AI। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके आंसर आता है, मैंने सीधा लिख दिया, सेविंग योर टाइम फॉर कैलकुलेशन। ये अगर आप मेमोराइज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यू विल फाइंड मेनी क्वेश्चंस जिसमें आपको ये चीज कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखें, AT तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, AR कैन बी नेगेटिव। तो एक 180 डिग्री का फेज रिवर्सल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा अगर साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग ऑसिलेट कर रहा है तो उस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑसिलेशन जा सकती हैं, मतलब वो नेगेटिव हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि तू बोल रहा था दोनों का फेज मिलके तो सेम ही आ सकता है ना, तो वो आ सकता है दोनों का फेज मिलके 0, बट उसके लिए एक का 0 और दूसरे का पाई होना चाहिए। अगर दोनों की ऑसिलेशन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का फेज डिफरेंस 0 और पाई के अलावा कुछ और हुआ तो x इक्वल टू 0 पे फेज 0 नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा और ध्यान से सोच, इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू कन्विंस योरसेल्फ। नो वरीज, अच्छा सोच रहा है, सोचना चाहिए ये चीज। तो मैं क्या बता रहा हूं, AT इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, AR में, और यार नोट तो साथ साथ कर लिया करना आदित्य, यार तू जब तू सोचने लग जाता है तो तू नोट करना छोड़ देता है और उसके चक्कर में सारा फिर डिले हो जाता है। आई डोंट माइंड यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, बट लेकिन जब तू क्वेश्चंस पूछ रहा होता है ना, उससे पहले तू लिखता कुछ नहीं है जो मैं बता रहा होता हूँ, और उसके बाद अब तेरे को अकेले को अलग से टाइम चाहिए ये सारा नोट करने का, है ना? तो टेक दी स्क्रीन शॉट्स, नोट इट लेटर। Take a snapshot of this. Somebody take a snapshot and put on the group. एक और स्नैपशॉट इतने पार्ट का भी ले दो। थैंक यू। तो AT will always be greater than 0, AR may or may be greater than 0। ध्यान से देखते हैं, अगर V2 V1 से ज्यादा है तो AR will be greater than 0, और अगर V2 V1 से
कम है तो AR is going to be less than 0. किसी मीडियम में अगर वेव की वेलोसिटी ज्यादा होती है तो उसको रेयर मीडियम बोलते हैं, और मीडियम में अगर वेव की वेलोसिटी कम होती है तो उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना, पूरी 11th-12th में रिपीटेडली काम आएगा। जब भी एक वेव पहले रेयर मीडियम में थी, V1 यानी पहला मीडियम, और जा रही थी डेंसर मीडियम की तरफ और रिफ्लेक्ट हो गई, तो एक फ्लिप आ जाता है, 180 डिग्री का फेज रिवर्सल आ जाता है। AR नेगेटिव है का मतलब बाहर माइनस साइन आएगा, बाहर माइनस साइन आने का मतलब है साइन 180 प्लस थीटा बन गया, वो एक्चुअली साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिख सकते हैं ना उसको। तो whenever a wave is reflected while it was moving from rare medium to denser medium, it suffers a phase reversal of 180 degree. इसका मतलब ये है कि अगर किसी पतली रस्सी से किसी मोटी रस्सी में वेव जा रही थी तो रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे वापस आती है और ट्रांसमिटेड वेव ऐसे जाती है, एंड द रिवर्स। अगर किसी मोटी रस्सी से किसी पतली रस्सी में वेव जा रही थी तो इंसिडेंट वेव ऐसे है, तो रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव ऐसी आती है। ठीक है, तो यू नीड टू मेमोराइज दिस फैक्ट, बहुत काम आने वाला है ये। नोट किया यहां तक? समझ में आ गया ये? चलें आगे। मैं तो ये बता रहा हूं कि यहाँ पे ये V1 है और ये V2 है और V1 लेस देन V2 है, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्लिप होकर वापस आती है। और यहाँ पे ये V1 है और ये V2 है और V1 V2 से ज़्यादा है तो रिफ्लेक्टेड वेव सेम सेंस में वापस आती है। तो पतली रस्सी थिन रोप में स्पीड ज़्यादा होगी, थिक रोप में कम होगी। वेलोसिटी रूट T/m होती है, मास पर यूनिट लेंथ के अगेंस्ट चलती है, मतलब वो ज़्यादा है तो। ठीक है ना, तो ये दो डिफरेंट केसेस हैं। So this is case 1 and this is case 2. ठीक है, चलिए अब सर बात आप उल्टा लिखे क्या? V1 V2 का रिलेशन यहाँ पे yes, V1 is more than V2 and here V1 is less than V2,
बिल्कुल सही बोला। वो पहले वाली रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, और इस केस में ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। अभी ठीक है? आई थिंक सो यू कैन डू दैट। मुझे लगता है उससे भी आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड। अगर किसी वेव की रिफ्लेक्शन एक फिक्स्ड एंड से हो रही है तो क्या होगा? तो ये एक रोप है और इसका ये वाला एंड फिक्स्ड है। हमने ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था कि अगर हम ऐसे एक पल्स जनरेट करते हैं तो वो फ्लिप होके वापस आती है। देखा था वीडियो में। तो ध्यान से समझें, फिक्स्ड एंड का मतलब है कि सामने की तरफ कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, तो आगे वेव नहीं जा सकती। तो V2 को 0 ले लो आप। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव का फॉर्मूला क्या था? V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, और एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव था 2V2 ओवर V1 प्लस V2 टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। और अगर मैं V2 को 0 पुट कर लूंगा इसमें, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव नेगेटिव ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव आ जाएगा। तो जाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, और केवल वापस ही आना है उसने, और सारी की सारी एनर्जी वापस आ जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, एज्यूमिंग कि नो एनर्जी लॉस इज देयर। ठीक है, तो जब फ्री एंड सॉरी फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होती है तो फ्लिप होके वापस आती है। ऐसा हमने डेमोन्स्ट्रेशन में भी देखा था। और एक दूसरा केस है विच इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फ्री एंड। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए फ्री एंड का मतलब है, फ्री एंड कुछ ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक रोप है और इस रोप के आगे एक मासलेस रोप लगी हुई है, और यहां से ऐसे आ रही ना, दिस एंड इज फ्री। ये फ्री है मूव करने के लिए अप एंड डाउन, और दूसरी तरफ से मासलेस रोप लगी हुई, तो देयर इज नो ऑपोजिशन फ्रॉम द अदर साइड। देयर इज नो ऑपोजिशन फ्रॉम द अदर साइड। तो जब ये वेव ऐसे जाती है तो यहां से रिफ्लेक्टेड वेव ऐसी वापस आती है। और क्या इन फॉर्मूला से आप ऐसा महसूस कर सकते हैं? अगर दूसरी तरफ मासलेस रोप लगी हुई है, देन V2 अप्रोचेस इंफिनिटी, एंड इफ V2 अप्रोचेस इंफिनिटी देन AR विल अप्रोच AI। क्यों भाई? इसको V2 से डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, तो 1 माइनस V1 बाई V2 अपॉन 1 प्लस V1 बाई V2 आ गया, और 1 बाई V2 को 0 पुट कर दो तो फ्लिप नहीं होती है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा है क्या आप लोगों ने? एक मिनट होल्ड करना।
क्या बोल रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AT इज इक्वल टू 2IA ओवर हेयर? तो उसमें डबल एम्पलीट्यूड हो जाएगा, उसमें डबल एम्पलीट्यूड की वेव जाएगी तो, लेकिन वो मासलेस है तो एनर्जी अपने को दिक्कत नहीं होती ना। AT इज इक्वल टू 2AI आ रहा है बिल्कुल, बट वो मासलेस रूप है ना, इट वोंट कैरी एनर्जी। स्क्रीन दिख रही है आपको? क्या दिख रहा है? चलिए ठीक है, फिर देखते हैं इसको जरा। ये दिखाई दिया रिफ्लेक्शन से फिक्स्ड एंड वाला? नहीं, इसमें अभी कल का वीडियो ही है। हाँ, इसमें अब फ्री एंड वाला भी आएगा ना अभी। अब देखो, ध्यान से देखना। क्या विजुलाइज हो रहा है? ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड डबल दिखना है, ध्यान से देखना। ट्रांसमिटेड वेव डबल तक जाने वाली है, वो बात अलग है कि आगे रस्सी वो वेस्ट ही हो जाती है, तो मतलब मासलेस रूप है तो वो दिखती नहीं है, लेकिन वो फ्री एंड डबल एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करके वापस आता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को ये दोनों रिजल्ट्स याद रखने हैं, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड के, और फिक्स्ड एंड और फ्री एंड पे क्या होता है ये याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन की तरफ। हाँ जी बिल्कुल, ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, ये लो। हाँ बोल। फिर वो AR अप्रोचेस AI का वो कैसा है? तो मतलब वो कैसा मानो फ्री एंड के केस में? यार अच्छा, तो ये जो AR है, इसको मैंने 1-V1/V2/1+V1/V2 लिखा टाइम्स AI, और अब V2 को इनफाइनाइट पुट कर दिया। हाँ सर, अब समझा। तो तूने लिमिट्स में नहीं किया क्या कभी? लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व किए क्या? हाँ सर, नहीं वो डिनोमिनेटर में लेके करना होता है। कमाल है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्टैंडिंग वेव्स की। So when two waves identical in all respects, traveling in opposite direction, superimpose, standing waves are formed. तो अगर मैं एक वेव फॉर्म ले लूं A साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस KX, और एक दूसरी वेव फॉर्म ले लूं A साइन ऑफ
ओमेगा टी प्लस के एक्स, सब कुछ में इनका केवल ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। अगर ये दोनों सुपर इम्पोज कर जाती हैं तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है ठीक है ठीक है, बस उतने करिए, उससे ज्यादा ना करिए। मुंह पूछा ले अगले मुंह धोआ, प्रीति मुंह धोआ। विनोद राय क्या हो रहा है ये, डरा क्यों रहा है बीच में? ये स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव से एक ही बात है बेटे। एक मिनट यार होल्ड करना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ध्यान से देखना, दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी एंड साइन ऑफ ए प्लस बी। क्या बनेगा साइन ऑफ ए माइनस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी? दिस इज 2 साइन ए कॉस बी, ऐसा बन जाएगा। तो जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म आएगी दैट विल बी 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। तो पहली बात तो आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे y आपको x प्लस या माइनस वीटी का फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग कर्व। ये एक कर्व है जिसकी टाइम के साथ शेप बदल रही होगी, लेकिन ये आपको कर्व ट्रेवल करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा। और ऐसा हम ऑलरेडी एनिमेशन में देख चुके हैं, ग्राफ में मैं आपको दिखा चुका हूं कि अभी जब दोनों से वेव सुपर इम्पोज कर जाती हैं तो आपको सिंग में वहीं पे क्रेस्ट और ट्रफ बनते हुए तो दिखते हैं, लेकिन आगे कुछ भी जाता हुआ नहीं दिखाई देता। लास्ट क्लास में मैंने वीडियो दिखाया था, मैंने वो डेस्मोस पे ग्राफ बना के भी दिखाए थे और मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाई थी, राइट। ध्यान से समझें जरा, y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। तो अगर ऐसी वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म है, दिस स्टिल सेटिस्फाइज डेल स्क्वायर y बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर टाइम्स डेल स्क्वायर y बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल उसको सेटिस्फाई करती है, लेकिन ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, बट ये वेव फॉर्म कहलाती है और इसको स्टेशनरी वेव फॉर्म बोलते हैं। दिस इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव फॉर्म, इट इज अ स्टेशनरी वेव फॉर्म। तो यू डोंट सी क्रेसेंट ट्रैवलिंग मूविंग इन द मीडियम। ठीक है, एक बार इस वेव फॉर्म को विजुअलाइज करते हैं डेस्मोस की हेल्प से। हाँ जी बिल्कुल, कल की पर्पल वाली लाइन। दिख रही है स्क्रीन आपको? तो ये एक रेड वाली और ब्लैक वाली वेव है। ब्लैक वाली वेव राइट की तरफ जा रही है, रेड वाली वेव लेफ्ट की तरफ जा रही है। और इसको एक बार मैं एनिमेशन को स्लो डाउन कर देता हूँ। स्लो तो हमने कर ही लिया था, ठीक है, इतना बहुत है। और इसको एक बार हम ये पर्पल वाली वेव फॉर्म देखते हैं। ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, केवल पर्पल वाली वेव फॉर्म देखते हैं।
तो इसमें रोप आपको ऐसे चलती हुई दिखाई देगी। तो रोप में मतलब आपको राइट या लेफ्ट मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, आपको केवल अप एंड डाउन मूवमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखें, x इज इक्वल टू 0 पे जो पॉइंट है उसके मोशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है x इज इक्वल टू 0 पे जो रोप का पॉइंट है, कितने एम्पलीट्यूड के साथ? 2 यूनिट्स के एम्पलीट्यूड के साथ। ओरिजिनल वेव्स का एम्पलीट्यूड कितना था? 1 यूनिट, है ना? अब ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 1 वाले पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है? परमानेंटली एट रेस्ट, नॉट ऑसिलेटिंग एट ऑल। x इज इक्वल टू 2 वाले पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है? सेम एज x इक्वल टू 0, 2 के साथ ऑसिलेट कर रहा है। अब क्या सभी पार्टिकल से 2 एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं क्या? नहीं। x इज इक्वल टू 0.5 वाले के बारे में क्या ख्याल है? गया ना, x इज इक्वल टू 0.5 वाला 1 तक गया क्या? ये थोड़ा और ऊपर, x इज इक्वल टू 0.5 वाला। थर्टी डिग्री पे आधा होता ना यार, 3/2। जबरदस्ती सट्टे मारते हो, फिर √2 आएगा। जब वेव ट्रेवल करती है, जब ट्रेवलिंग वेव चलती है, तो सभी पार्टिकल्स सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते हैं। ऑल पार्टिकल्स विल गो अप टू x इज इक्वल टू 1 एंड कम बैक। क्यों भाई? मैंने ये पॉइंट्स दिखाए थे ना, ये देखो सारे के सारे ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना ऑसिलेट करते हुए। तो सारे के सारे सेम एम्पलीट्यूड तक ऑसिलेट करके वापस आते हैं। ऑल पॉइंट्स विल ऑसिलेट विद सेम एम्पलीट्यूड। तो ट्रैवलिंग वेव में सभी पार्टिकल्स सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते हैं, लेकिन स्टैंडिंग वेव्स में डिफरेंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। ये ठीक है? अब यहां देखना जरा ध्यान से, इस इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं, y इक्वल्स 2a cos kx टाइम्स साइन ओमेगा टी। अगर अब आप किसी खास पार्टिकल के बारे में सोचना चाहते हैं, फॉर अ गिवन x, तो ये चीज कांस्टेंट हो गई। तो एक बार x फ्रीज कर लिया, मतलब एक पार्टिकल फ्रीज कर लिया आपने, तब आपको ये y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी दिख रहा है, वेर r इज 2a cos kx। तो फॉर अ गिवन x अपने को जो इक्वेशन दिख रही है वो SHM की दिख रही है, y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी, लेकिन इस बार r जो है वो x का फंक्शन है। So in stationary waveform, different points can have different amplitude of oscillations. In the above example, जो हमने केस लिया है, in the above example, the amplitude depends on x as 2a cos kx. At x is equal to 0, amplitude is 2a. At x is equal to
टू था, नहीं टू कैसे लूँ मैं यहाँ पे, टू कैसे डिसाइड करूँ, तो मैंने कुछ के की वैल्यू ली हुई थी। और कहाँ कहाँ पर एम्पलीट्यूड, अच्छा चलो ये बताओ, इससे जहां पर भी cos kx की वैल्यू +-1 होगी सब जगह पे एम्पलीट्यूड 2a होगा। +1 और -1 दोनों चलेंगे ना, तो -2a इज एज गुड एज 2a एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस, है ना। cos थीटा +-1 कब होता है, n पाई पे, k होता है 2 पाई ओवर लैम्डा टाइम्स x इज इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू n टाइम्स λ/2। तो all those points which satisfy this condition, तो x is equal to 0, λ/2, लैम्डा, 3 λ/2, 2 लैम्डा एंड सो ऑन, इन सब जगह पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस 2a आएगा। ऑल दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटी नोड्स। क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स। दिख रहे एंटी नोड्स आपको, जीरो वाला, फिर λ/2 डिस्टेंस पे, फिर लैम्डा डिस्टेंस पे, ये सब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं। हाँ जी, बोलो, क्लियर है, कोई डाउट। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर एंटी नोड, 0 पे, 2 पे, 4 पे। इस पिक्चर में आर्यन पूछ रहा व्हाट डज ए सिग्निफाई हियर, तो मैंने जो इक्वेशंस लिए ना, ये वाली, यहाँ देखो ये वाली और ये वाली, इसका एम्पलीट्यूड मैंने 1 यूनिट लिया हुआ है। तो उसको एक्चुअली मैंने जब नॉर्मल मैथ्स में इक्वेशंस लिखी है यहाँ पर, तो वो मैंने ए लिया है। तो इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड ए थे और रिजल्टेंट वेव में एम्पलीट्यूड 2a देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। Now there are points in the medium which do not oscillate at all. They are called nodes. तो वहां पे cos kx की वैल्यू 0 आ जाएगी। cos थीटा 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, k को 2 π/λ पुट करते हैं, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4 आ जाएगा, मतलब λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4 एंड सो ऑन। क्लियर है। बोलो, एक बार मैं इसको उस डायग्राम में वापस लेकर आता हूं, एक मिनट रुको, मुझे इंडिविजुअल वेव्स नहीं देखनी है, मुझे केवल पर्पल वाली वेव देखनी है, और इसका मैं स्नैपशॉट ले लेता हूं। ये मैंने इसका स्नैपशॉट ले लिया। अब इस स्नैपशॉट में ये वाले पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है, नोड है या एंटी नोड, एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, और इनके मिडल में नोड नोड नोड। ये डिस्टेंस कितना है, λ/2, λ/2, λ/2।
तो x इज इक्वल टू 0 पे नोड मिल रहा है, x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पे नोड मिल रहा है, सॉरी एंटी नोड, x इज इक्वल टू लैम्डा पे एंटी नोड मिल रहा है, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 पे एंटी नोड मिल रहा है, एंड सो ऑन. व्हाट अबाउट नोड्स? लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पे, उसके बाद और लैम्डा बाय 2 ऐड कर दूं, दैट मीन्स 3 लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पे, फिर और लैम्डा बाय 2 ऐड कर दूं, मतलब 5 लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पे. तो x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन. ड्रॉ दिस पिक्चर. ये ड्रॉ कर लो, नहीं तो स्नैपशॉट ले लो. हाँ जी, ले लिया स्नैपशॉट. अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे. यहाँ आ रहा हूं मैं वापस. अगर x इज इक्वल टू 0 पे एंटी नोड है, अगर x इज इक्वल टू 0 पे एंटी नोड है, दैट मीन्स at a distance x the amplitude will be maximum amplitude times cos kx. ये स्टेटमेंट समझ में आती है आपको? अगर x इज इक्वल टू 0 पर एंटी नोड है तो वहां से x डिस्टेंस पे जो एम्पलीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो भी एंटी नोड का था टाइम्स cos kx. जरूरी नहीं x इज इक्वल टू 0 पे एंटी नोड हो, x इज इक्वल टू 0 पे नोड भी बना हो सकता है. वी कुड चूज अ डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस सो दैट x इज इक्वल टू 0 इज अ नोड. देन एट अ डिस्टेंस x एम्पलीट्यूड कितना होगा? a max into sin kx. ठीक है. हाँ जी बिल्कुल, आई कैन स्क्रॉल अप, देख लो. आप लोग नोट करो, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स.
We got disconnected. Am I audible now? ठीक है. नोट कर लिया सभी ने? ये लो. अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है which is fixed at both ends और उस पे स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन हो रही है, तो अगर मैंने एक स्ट्रिंग को दोनों एंड्स पे फिक्स कर लिया तो यहां पे नोड बनेगा फॉर श्योर और यहां पर नोड बनेगा फॉर श्योर. ठीक. और अगर मैं इसमें स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन करना चाहूंगा तो ये कंपल्शन है कि यहाँ नोड होना चाहिए, यहाँ नोड होना चाहिए, और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है L. सपोज इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, म्यू इसका मास पर यूनिट लेंथ है, तो जो भी वेव मैं इसमें सेट करूंगा उसकी वेलोसिटी फिक्स है √T/μ. तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड आई एम ट्राइंग टू सेट अप स्टैंडिंग वेव्स इन इट, तो मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है? एक कंस्ट्रेंट ये है कि इसके एंड पॉइंट्स पे नोड होना चाहिए, और दूसरा कंस्ट्रेंट ये है कि जो भी वेव्स हम इस पे ट्रेवल करवाने की कोशिश करेंगे उनकी वेलोसिटी √T/μ आएगी. ठीक. तो ये स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी से फ्रीज हो गया, और स्ट्रिंग की लेंथ और ये दोनों नोड्स मिलके वेवलेंथ पे भी एक कंस्ट्रेंट लगा देंगे. क्या वेवलेंथ पे क्या कंस्ट्रेंट दिख रहा है आपको? क्या आप किसी भी पॉसिबल वेवलेंथ की स्टैंडिंग वेव बना पाएंगे या कुछ खास वेवलेंथ ही मिलेंगी आपको? कौन कौन सी खास वेवलेंथ पॉसिबल है? व्हाट आर द वेवलेंथ्स व्हिच आर अलाउड? दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो सकता है? दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो सकता है? दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2, या फिर दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा, या फिर 3λ/2. तो λ/2 का मल्टीपल, राइट? सो L मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ λ/2. ये ठीक? दैट मीन्स द अलाउड वेवलेंथ must satisfy the condition 2L/n. So quantization comes into picture. जैसे ही स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होती है क्वांटाइजेशन पिक्चर में आ जाती है. तो दिस आल्सो सपोर्ट्स द फैक्ट कि मैटर वेव्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जब हम वेव बिहेवियर लेते हैं और वो न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेसिफिक रीजन में कन्फाइन कर देते हैं तो दे आर एक्चुअली स्टेशनरी वेव्स. तो जो आप वो इक्वेशन पढ़ते हैं ना, वो स्टेशनरी वेव की इक्वेशंस रहती है, जो आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं, जो कि हमारी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती है न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में. तो वहां पर भी हमारे पास क्वांटाइजेशन पिक्चर में आ जाती है. और अगर एक स्टेशनरी वेव को मेरे को किसी ऑर्बिट में रखना है तो एक मेरे पास पाथ है जिसके ऊपर स्टेशनरी वेव बननी चाहिए. तो वो स्टेशनरी वेव अगर बनेगी तो क्लियरली 2πr
n टाइम्स लैम्डा होना चाहिए, लग रहा है? And by the wave nature, lambda is h by mv, and that gives you mvr is equal to n times h by 2 pi, the Bohr's quantization principle. तो जब डी ब्रॉगली ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन सजेस्ट किया तो वहां से हमें प्रूफ मिला जो बोहर ने क्वांटाइजेशन में फंडा दिया था। बोहर ने कोई प्रूफ नहीं दिया था कि mvr n h by 2 pi क्यों होता है, उसने जबरदस्ती बोल दिया था कि मान लो ऐसा होता है तो मैं तुम्हें हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि उसमें ऐसा क्यों होता है, और मैं रेडबर्ग फॉर्मूला डेराइव करके दिखा सकता हूँ। तो ही आर्बिट्रेरीली अज्यूम्ड दिस, बट लेटर ऑन व्हेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड तो ये साबित हो गया था कि हाँ यार ये बात सही थी, ऐसा होता है। तो लैम्डा इज 2l by n, वेलोसिटी आ गई तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज v by lambda, दैट मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स दैट कैन बी सेट अप। नहीं, Manan Mehta, his assumption was not experimental based, his assumption was based on the results he wanted to derive. उसको पता था मेरे को आंसर क्या निकालना है, तो उसने रिवर्स कैलकुलेशन की थी। तो फ्रीक्वेंसी v by lambda, तो v by lambda तो v हो जाएगा रूट ऑफ t by mu और lambda हो जाएगा 2l over n। That means the possible frequencies with which this string can vibrate is this. जब आप गिटार बजाते हैं तो व्हेन यू प्ले ऑन द गिटार तो आप गिटार में जो डिफरेंट स्ट्रिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा जो डिफरेंट स्ट्रिंग्स होती हैं उसमें टेंशन डिफरेंट डिफरेंट मेंटेन की जाती है और उनकी थिकनेस भी 3 की अलग होती है, 3 की अलग होती है। तो टी और म्यू उनका डिफरेंट डिफरेंट रखा जाता है, तो उससे उनकी फ्रीक्वेंसीज डिसाइड होती हैं कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकती हैं। और फाइनली जब आप वायर को प्लग करते हैं प्ले करने के लिए तो आप उसको डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रेस कर लेते हैं। बाय प्रेसिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स यू चेंज द पोजीशन ऑफ द नोड्स, बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द नोड्स यू आर एबल टू चेंज द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच इट कैन वाइब्रेट। तो आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इसको प्रेस करने के बाद प्लग करते हैं तो यू बेसिकली ऑल्टर द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच दैट गिटार स्ट्रिंग इज गोइंग टू वाइब्रेट। For a given length, given tension and given mass per unit length, the possible frequencies with which a string can vibrate are 1 over 2l root t by mu, 2 over 2l root t by mu, 3 over 2l root t by mu, and so on. And the general expression is n over 2l root t by mu. So a given string can vibrate with all these frequencies. इसमें से जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होती है इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। The set of frequencies which are higher than the fundamental frequency, this set is known as overtones. Yes, like in the YouTube video, बिल्कुल जब मैंने वीडियो दिखाया था तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे वो अपने हाथ से ऑसिलेट करवाने की फ्रीक्वेंसी को बदल रहा था, नंबर ऑफ लूप्स दैट वर बीइंग फॉर्म्ड इन द स्ट्रिंग दैट वाज चेंजिंग। तो अगर फंडामेंटल मोड में हमारी रोप वाइब्रेट कर रही है, अगर फंडामेंटल मोड में हमारी रोप वाइब्रेट कर रही है तो ये नोड और वो ऐसे वाइब्रेट कर रही होगी, जिसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं।
there is a possibility of this string vibrating like this. देखा था सामने वीडियो में, एक बार ऐसी शेप अटेन कर रही थी और फिर वो ऐसी शेप अटेन कर ले रही थी। तो ये पहला ओवरटोन है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ 2/L रूट टी बाय म्यू। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 1/2L रूट ऑफ टी बाय म्यू। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ट्वाइस ऑफ 1/2L रूट टी बाय म्यू। So the consecutive frequencies with which a string can vibrate are in the ratio 1:2:3. नोट किया यहां तक? तो मैं एक टेबल बना रहा हूं। जब n की वैल्यू 1 है तो फ्रीक्वेंसी 1/2L रूट ऑफ टी बाय म्यू आ रही है। जब n की वैल्यू 2 है तो फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ 1/2L रूट टी बाय म्यू आ रही है। जब 3 है तो 3 टाइम्स ऑफ v लिख रहा हूं मैं रूट टी बाय म्यू को। 4 है तो 4 टाइम्स v/2L, और इन जनरल n है तो n टाइम्स ऑफ v/2L। ये पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हो गई हमारी स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड की। ठीक है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन, इसको बोलते हैं थर्ड ओवरटोन। इसको क्या बोलेंगे लास्ट वाले को? n-1th ओवरटोन। ठीक, इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, और इसको बोलते हैं nth हार्मोनिक। बना ली टेबल ये? एक दूसरा केस हो सकता है जिसमें स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड द अदर एंड इज फ्री। फ्री एंड जनरेट करने का तरीका मैंने बताया था आपको। एक स्ट्रिंग ले लिया आपने और इसका एक एंड फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को एक मासलेस रोप से कनेक्ट कर लिया। इसमें ये फ्री एंड कहां तक ऑसिलेट करता था? 2A तक ऑसिलेट करता था। ये बनेगा एंटी नोड और ये बनेगा नोड।
What are the possible wavelengths now we can have? What are the possible wavelengths? नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो सकता है? ये ऐसे वेव फॉर्म बना लो एक, और यहां से सोचो नोड और एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एक नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 या फिर 3 λ/4 या फिर 5 λ/4. So L must be odd multiple of λ/4. So the possible wavelengths are 4L by 2n minus 1. Good out? फ्रीक्वेंसी होती है v by lambda, तो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज आर v by lambda. Lambda is 4L by 2n minus 1. ठीक है, n अगर 1 होगा तो फ्रीक्वेंसी v by 4L मिलेगी, n अगर 2 होगा तो 3v by 4L मिलेगी, 3 होगा तो 5v by 4L, 4 होगा तो 7v by 4L, और n होगा तो 2n minus 1 times v by 4L. नोट किया यहां तक सबने? चलूं आगे? Yes. This is the reason we want 2n minus 1, not 2n plus 1. We want to start n from 1, not from 0. इसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, n माइनस 1th ओवरटोन. ओवरटोन में केवल काउंटिंग करनी होती है, फंडामेंटल के आगे 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे. इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक. ध्यान से सुनना अब. इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, इसको बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक, इसको बोलते हैं सेवेंथ हार्मोनिक, और इसको बोलते हैं 2n minus 1th हार्मोनिक. हार्मोनिक में मल्टीपल देखा जाता है, कितने टाइम्स है फंडामेंटल. If an overtone is m times fundamental frequency, it is called mth हार्मोनिक. ठीक है, तो अगर कोई ओवरटोन इंटीग्रल मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो उसको जो भी मल्टीपल है वो वाला हार्मोनिक बोला जाता है. सुनी मेरी बात या लैग है? Even numbered harmonics do not exist in this case.
तो क्वालिटी ऑफ साउंड वेव्स स्ट्रिंग फिक्स जेड बोथ एंड पे ज्यादा अच्छी आती है क्योंकि उसमें सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। समझ नहीं आया मनन क्या बोल रहा था? Hello, sir. I was asking that the two antinode case would have the same logic as the first node, two nodes case, ना? मतलब मतलब वहाँ पे भी n1 के लिए fv1/2l होगा, v/2l होगा और फिर सेम। क्या सेम? हेलो क्या सेम बेटा? सर, मतलब करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी ना nth हार्मोनिक के लिए? सेम किसको किससे कंपेयर कर रहा है? स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड की फ्रीक्वेंसी को स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड से मैच कर रहा है। सिर्फ नहीं, फ्री एट बोथ एंड से, फ्री एट बोथ एंड से। और फ्री एट बोथ एंड्स को फिक्स्ड एट बोथ एंड से कंपेयर कर रहा हूँ। हाँ वो कर सकता है। हाँ कर सकते ना? हाँ वो कर सकता है फ्री एट बोथ एंड से ना। हाँ सर। हाँ। कोई डाउट यहां तक जो लिखा है मैंने स्क्रीन पे? मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मैं एक सोर्स ऑफ साउंड हूं, मेरी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रही हैं जिसकी वजह से मैं साउंड जनरेट कर रहा हूं, और जो मैं साउंड जनरेट कर रहा हूं वो एक कॉम्बिनेशन है फ्रीक्वेंसीज का, उसमें एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड नहीं है, वो एक कॉम्बिनेशन है फ्रीक्वेंसीज का। आप किसी गिटार की स्ट्रिंग को भी प्लग करते हैं तो उससे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती हैं वो यूजुअली कॉम्बिनेशन होती है फ्रीक्वेंसीज का, उसमें फंडामेंटल मोड डोमिनेट करता है लेकिन ओवरटोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप एक गिटार की स्ट्रिंग को सिंपली प्लग करके छोड़ देते हैं तो वो वाइब्रेट करेगी, उसमें डोमिनेट करेगा फंडामेंटल मोड, बट उसमें दूसरे वाइब्रेशंस भी प्रेजेंट होते हैं। अब अगर किसी सोर्स ऑफ साउंड, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जब सोर्स साउंड जनरेट कर रहा हूँ तो मेरे माउथ से जो साउंड जनरेट हो रहा है उसमें एक सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा, वो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो किसी भी सोर्स ऑफ साउंड से जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट होता है उसको सोर्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऑल फ्रीक्वेंसीज हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड ओवरटोन्स। ऑल फ्रीक्वेंसीज हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड ओवरटोन्स। अब अगर ओवरटोन्स अब अगर ओवरटोन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं तो वो हार्मोनिक कहलाते हैं। अगर फंडामेंटल मोड को तो फर्स्ट हार्मोनिक बोलते ही हैं, बाकी ओवरटोन्स को हार्मोनिक केवल तभी बोलते हैं जब वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं जो साउंड जनरेट कर रहा हूं उसके अंदर जो ओवरटोन्स हैं वो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल जरूरी नहीं है कि हो, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो नहीं है, क्योंकि जनरली जब ऐसा होता है तो म्यूजिकल साउंड जनरेट होता है और मेरी आवाज कहीं से भी म्यूजिकल नहीं है। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्ट्रिंग हो गई आपकी, गिटार्स हो गए, ऑर्गन पाइप्स हो गए, उनके अंदर जो सारे ओवरटोन्स होते हैं वो हार्मोनिक्स होते हैं। लेकिन मैं जो साउंड जनरेट कर रहा हूँ उसमें जो ओवरटोन्स हैं वो हार्मोनिक्स नहीं है, इसलिए मेरी आवाज हारमोनियम जैसी नहीं है। ठीक है? क्लियर है यहां तक? ठीक है। फोर्स और टाइम्ड ऑसिलेशंस का वो लेक्चर देख लिया आप लोगों ने? तो फोर्स और डैम्ड ऑसिलेशंस का लेक्चर देख लो। मैं आपके साथ एक शीट शेयर कर रहा हूं एंड दैट शीट इज बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। उसमें स्टैंडिंग वेव्स की प्रॉब्लम्स हैं,
तो वो स्टैंडिंग वेव्स की क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। मैं कोशिश करूंगा एक और शीट भेजने की, उसके अंदर वेव्स के बेसिक्स के भी क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको टाइम मिल पाएगा तो टेस्ट में यहीं तक है जितना मैंने पढ़ा है, टेस्ट में यहाँ तक आने वाला है। तो टेस्ट में वेव्स के बेसिक्स और आपका स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग और जो भी हमने वगैरह के बारे में बात की, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, ये सब आएगा। तो मैं आपको एक स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर शीट शेयर करूंगा, वो आप सॉल्व करेंगे, फ्राइडे को डिस्कशन करेंगे उसकी। और अगर आप लोगों को और इनसाइट चाहिए तो मैं आपके साथ एक वेव्स का लेक्चर शेयर कर दूंगा, उसमें यही स्टैंडिंग वेव्स पढ़ा हुआ है मैंने। तो हो सकता है कि मैंने दूसरे बैच में जब पढ़ाया तो कुछ बातें अलग तरीके से बोली, तो माइट बी यू लाइक टू हैव अ व्यू पॉइंट, तो यू कैन वॉच दैट। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, मिलते हैं फिर फ्राइडे को आपसे। टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज ही दे देता हूँ, बस तो फ्राइडे को दोबारा दे दूंगा मैं। ओके, बाय बाय।